सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस। अब सोच रहे होंगे कि भाई सम और डिफरेंस तो पहले दिन ही पढ़ा दिए थे, आज फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं सुन लीजिए। सपोज करिए एक कॉम्प्लेक्स है Z1 A1 प्लस IB1, अनदर कॉम्प्लेक्स है Z2 A2 प्लस IB2। अब Z1 में Z2 जोड़ें, Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स को जोड़ना है। तो नो डाउट ये बता चुका था कि जब दो कॉम्प्लेक्स को जोड़ेंगे तो रियल से रियल जुड़ जाएगा, A1 से A2, और इमेजिनरी से इमेजिनरी जुड़ेगा, यानी कि B1 प्लस B2 जुड़ेगा। ये आ गया आपका दो कॉम्प्लेक्स का सम। लेकिन मेन बात यह है कि ये जो न्यू कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ, ऑब्वियसली ये भी एक पॉइंट से लोकेट किया जाएगा, तो उस पॉइंट की लोकेशन इन दोनों के रेफरेंस में कहाँ पे होगा ये समझना है कि क्या ये इन दोनों के साथ कोलिनियर होगा या इन दोनों का मिड पॉइंट पे होगा, वगैरह वगैरह, वही उसकी लोकेशन समझनी है। सही है? तो वो चीज़ ही हम पढ़ने जा रहे हैं कि मान लिया कि Z1 एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ, इस जगह पे आ गया। Z2 एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो गया, वो समझ लीजिए कि यहाँ पे आ गया। अब Z1 प्लस Z2 ये एक न्यू पॉइंट बना, इसकी लोकेशन समझनी है। क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, अगर हम अंदाजे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका रियल पार्ट दोनों के सम से बना है, यानी कि A1 प्लस A2 है, तो जाहिर है कि रियल पार्ट की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, यानी कि इधर की तरफ होगा। बात तो दुरुस्त है कि इसका जो रियल पार्ट है उससे ज़्यादा सम वाले का रियल पार्ट आएगा, तो आगे की तरफ होगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी दोनों के सम से बना है, तो जो मैक्सिमम इसका इमेजिनरी है इससे भी ज़्यादा होगा। तो रियल पार्ट इधर और इमेजिनरी इससे ज़्यादा, तो इधर कोई लोकेशन आएगा। लेकिन आप बताइए कि क्या अंदाजे से आप बताएंगे कि भाई इधर कहीं होगा? वो तो कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हुआ। परफेक्ट कहाँ पे? एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। तो एग्जैक्ट लोकेशन को समझने के लिए हम वेक्टर का हेल्प ले लेते हैं। क्या है कि मालूम है कि इसको हम एक वेक्टर Z1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो Z1 वेक्टर की बात करें तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करके ये बनता है Z1। इसी तरह इसको भी एक Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो Z2 लोकेशन कहाँ पे होता है तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करके ये बन जाता है Z2। नहीं, और जब इधर आए इसको भी एक वेक्टर के बाद टर्म में बात करें तो ये Z1 वेक्टर प्लस Z2 वेक्टर ही तो होगा। दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो यही ना आएगा। तो Z1 प्लस Z2 वेक्टर, ये वेक्टर में आपको सिखाया गया है कि दो वेक्टर्स Z1 प्लस Z2 को जोड़ना है, तो इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाइए, यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया, और फिर इसके पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जाहिर है कि ये Z2 वेक्टर है तो ये भी Z2 वेक्टर होगा, ये Z1 वेक्टर है तो ये भी Z1 वेक्टर होगा। तो अब जब पैरेललोग्राम बन गया तो पढ़ा है कि इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल ही Z1 और प्लस Z2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब Z1 प्लस Z2 वेक्टर आ गया तो ऑब्वियस है इसका जो हेड पे होगा वहीं पे तो आपका Z1 प्लस Z2 पॉइंट होगा। बताइए कि जैसे Z1 वेक्टर का टेल ओरिजिन पे है, तो Z1 पॉइंट कहाँ पे है? उसके हेड पे। तो किसी भी वेक्टर का अगर टेल ओरिजिन पे रख दें तो हेड पे वो पॉइंट लाई करेगा। तो इसी तरह Z1 प्लस Z2 वेक्टर समझ में आ गया, तो वेक्टर समझ में आ गया तो उसी के हेड पे Z1 प्लस Z2 पॉइंट मिल गया। तो अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आ गया कि भाई हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 इसी जगह पे होगा, ना उससे 1 इंच इधर ना उधर होगा। एग्जैक्टली परफेक्ट लोकेशन आ गया। क्लियर? बताइए, एक बार ब्रीफ करूं कैसे करेंगे? सोच लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं।
हाँ जी। तो अब सुनिए, आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, क्या कहेंगे कि Z1 Z2 दो पॉइंट्स हैं, तो ओरिजिन से उनको मिलाकर दो पहले वेक्टर बना ले Z1 Z2, और देन उनको एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम बनाए। तो पैरेललोग्राम में ओरिजिन के अपोजिट में जो डायगोनल का वर्टेक्स होगा वहीं पे Z1 प्लस Z2 होगा, कि Z1 और Z2 को एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम बनाए। तो अब ओरिजिन के अपोजिट में जो डायगोनल का एंड है वहीं पे Z1 प्लस Z2 पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अब हम बात करें अगर Z1 माइनस Z2 का, तो Z1 माइनस Z2 यानी कि इनका डिफरेंस, तो वहां भी यही होगा कि रियल से रियल घट जाएगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी घट जाएगा। ये तो बात है, बेसिक है। हाँ, लेकिन अब ये पॉइंट कहां पे रहेगा, तो ये पॉइंट कहां पे रहेगा, तो फिर से हम कह सकते हैं कि ये एज ए वेक्टर देखा जाए तो Z1 माइनस Z2 वेक्टर ही तो है। तो अगर Z1 माइनस Z2 वेक्टर को प्लॉट कर लें और उसका टेल ओरिजिन पे हो तो हेड पे ही ये पॉइंट रहेगा। अब Z1 माइनस Z2 वेक्टर, ये वेक्टर में आप सीखे होंगे कि Z1 माइनस Z2 करना है, तो क्या करेंगे कि Z2 को माइनस करेंगे यानी कि रिवर्स कर देंगे, उतने ही लेंथ का ये इधर बन गया हमारा माइनस Z2 वेक्टर। देन इन दोनों को जोड़ने की बात है तो फिर से अब दो एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाए, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ही, सॉरी, इस पैरेललोग्राम में अब ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ही इन दोनों वेक्टर का सम यानी कि Z1 और माइनस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। अब जब ये वेक्टर आ गया तो ऑब्वियस है इसके हेड पे जो पॉइंट होगा यही आपके Z1 माइनस Z2 की लोकेशन आ गई। तो अब यहां पे हमें भी एग्जैक्ट ये भी समझ में आ गया कि Z1 माइनस Z2 वाले पॉइंट कहां पे लाई करेगा। क्लियर ना? करिए, इसको नोट करिए। बड़े बड़े गोले से दिखा दिए गए हैं कि Z1 प्लस Z2 पॉइंट कहां पे रहेगा और Z1 माइनस Z2 पॉइंट कहां पे रहेगा, दोनों की लोकेशन क्लियर कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एडिशन वेक्टर है, तो नहीं कह रहा हूं कि हर कॉम्प्लेक्स को एज ए वेक्टर भी तो पढ़ा जाता है ना। सही कह रहे हैं साहब भाई, वही कर रहे हैं कि अब चूंकि हमें लोकेशन समझनी है तो हम वेक्टर के रेफरेंस से चले जा रहे हैं। यही तो फायदा था कॉम्प्लेक्स को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करने का। क्लियर हो गया? अब बात सुनिए, रुक जाइए, अब फिर सुन लीजिए बात। देखिए, पॉइंट्स Z1 माइनस Z2 ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इससे आगे पीछे कहीं नहीं हिलेगा। Z1 प्लस Z2 भी वहीं रहेगा, लेकिन एज ए वेक्टर हम पढ़ रहे हूँ। देखिए, कॉम्प्लेक्स को दो तरीके से देखा जाता है, एक एज ए पॉइंट, तो वो तो अपनी जगह पे फिक्स है कि यहाँ से हिलेगा नहीं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स को एज ए वेक्टर पढ़ रहे हो तो जानते हैं कि वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी ट्रांसलेट कर दें फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो Z1 माइनस Z2 यहाँ पे आया था, आप उसी के डायरेक्शन में आप यहाँ पे भी दिखा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उतना ही लेंथ होना चाहिए, डायरेक्शन वही होगा। तो इनफैक्ट ये भी Z1 माइनस Z2 ही हो जाएगा। बहुत हल्का सा लिखा हूं, अरे ये बात तो वेक्टर में सीखे हैं। तो इसके पैरेलल यहां भी ट्रांसलेट कर सकते थे आप, तब भी Z1 माइनस Z2 रहेगा। और थोड़ा ऊपर ड्रैग करिए तो देखिएगा क्या हम उसको ड्रैग करके यहाँ पे या उसके पैरेलल यहाँ, क्या यहाँ भी दिखा सकते हैं क्या, यहाँ पे। तो अब जो ये हमें लाइन है ये भी तो एज ए Z1 माइनस Z2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मतलब, फिर से मैं सुन रही है, तो मैं करूँ कि एज ए वेक्टर बात करें तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 माइनस Z2 वेक्टर को, या Z1 वेक्टर माइनस Z2 वेक्टर को। अब उस लाइन पे गौर करिए तो वहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है
कि दो पॉइंट्स Z1 Z2 दिए थे, तो Z2 से Z1 तक मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो कैसे आएगा, तो हेड, चलिए इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दे रहा हूं कि Z1 से Z2 को मिला रहे हैं, तो उसका जो वेक्टर है, वेक्टर कैसे आ रहा है, तो हेड वाला कॉम्प्लेक्स माइनस टेल वाला कॉम्प्लेक्स। फिर सुनिए, यानी कि आगे ये बात समझ में आई कि अगर सपोज करिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है Z0, एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है Z', अब इन दो पॉइंट को मिला करके अगर कोई वेक्टर बनाए तो ये वेक्टर क्या होगा, तो हेड वाला कॉम्प्लेक्स और माइनस टेल वाला कॉम्प्लेक्स, ये इसका वेक्टर बन जाएगा। देखिए वहां पे वही ऑब्जर्व किया है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे लिखा जाए, तो हेड वाले कॉम्प्लेक्स में से टेल वाला कॉम्प्लेक्स को घटा दें। तो ये एक बात नोट करने की आ गई यहाँ पे। अभी भी इसे कभी और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने जा रहा है, और सुनिए। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा मार्क कर रहा हूँ। ये पॉइंट है आपका ओरिजिन, ये जो पॉइंट था इसको ए मार्क कर दिया, ये जो पॉइंट था इसको बी मार्क कर दिया, और ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को सी मार्क कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने जा रहा है, सुन लीजिए। दैट रिजल्ट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस पे भी क्वेश्चन काफी सारे बनेंगे मॉडुलस में। न्यू रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूं। देखिए तो एक ट्रायंगल आपके सामने OAC पे गौर करिए। क्या ये जानते हैं कि ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। यानी कि क्या हम इसमें कह सकते हैं कि OA और प्लस AC जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन OC। दो साइड OA प्लस AC को जोड़ें तो वो हमेशा OC से ज्यादा वैल्यू देगा। हाँ, एक्सेप्शनली इक्वल भी हो सकता है। कब के, जब वो ट्रायंगल जीरो एरिया का बने, यानी कि C पॉइंट इसी लाइन पे कहीं होता इधर, तब हमारा OA प्लस AC OC के बराबर हो जाता है। अदरवाइज OA प्लस AC हमेशा OC से ज्यादा होगा। अब OA देखिए तो OA क्या हम कह सकते हैं कि ये Z1 का मॉड है, और AC जो है वो Z2 का मॉड है। नहीं भाई, ऐसा करता हूं कि इसको लिखने के लिए हमें थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि OA प्लस AC दैट विल बी ग्रेटर देन आपका OC। इधर से लिख दे रहा हूं, वही चीज है। तो OC अगर देखा जाए तो ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, जो कि कहा गया कि लेस देन इक्वल टू होगा OA, जो कि Z1 मॉड है, और OC कितना है, Z2 मॉड है। तो ये एक रिजल्ट आ गया कि दो कॉम्प्लेक्स के सम का मॉडुलस उनके मॉडुलाई के सम से कम होगा। हाँ, यहां पे इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ। कब इक्वल होगा, अरे कब इक्वल बताया गया भाई, कि जब OA और C एक ही डायरेक्शन हो, यानी कि जब ये कोलिनियर हो, और OAC एक ही डायरेक्शन में आने का मतलब कि OA का जितना आर्गुमेंट हो वही OC का आर्गुमेंट हो, यानी कि OA का आर्गुमेंट का मतलब जितना Z1 का आर्गुमेंट उतने ही Z2 का आर्गुमेंट। तो इक्वलिटी सिर्फ तब होल्ड करेगी कि इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 के बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो ये एक रिजल्ट आ गया जो कि यहां पे हाईलाइट करके लिख दिया हूं। रिजल्ट क्लियर है। स्टेटमेंट पे आप देखिए, अब उधर उसका डेरिवेशन वाला पार्ट भूल जाइए। क्या बता रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स के सम का जो मॉडुलस होगा वो उन दोनों के मॉडुलस के सम से कम रहेगा। एक बात तो ये आ गई। इसी तरह अब एक ट्रायंगल और देखिए, ट्रायंगल OAB पे गौर करिए। अब ट्रायंगल OAB,
जिसमें एक साइड OA है, एक साइड OB है, एक साइड AB है। क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा वैल्यू का होता है। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा वैल्यू का होगा, यानी कि OA और डिफरेंस OB इससे ज्यादा होगा तीसरा साइड यानी कि AB। क्या हुआ कि दो साइड के डिफरेंस से हमेशा तीसरा साइड ज्यादा होता है। हाँ, इसमें भी इक्वलिटी हो सकती है। इक्वलिटी कब होगी कि जैसे OA जो है उसी डायरेक्शन पे OB रहता है, इधर OB भी यहीं पे रहता है, तो क्या करते हैं कि OA माइनस OB जो होता है वो इक्वल टू AB हो जाता है। देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे O हो और O यहाँ पे हो, A यहाँ पे हो और B यहाँ पे हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक ही यानी कि जीरो एरिया का अगर ट्रायंगल बना रहा हो तो क्या आप कह सकते हैं कि OB में से OA का डिफरेंस करेंगे तो AB के बराबर आ जाएगा। तो वही इक्वलिटी भी लगी हुई है, वो कब होल्ड करेगी कि जब कोलिनियर हो। अब बताइए OA का लेंथ कितना है, OA लेंथ तो दैट इज Z1 मॉड, OB लेंथ कितना है तो Z2 मॉड। इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हुआ कि भाई जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो अभी हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसीलिए हमने ये डिफरेंस कर दिया। तो इससे ज्यादा होगा AB का मॉड। AB लेंथ कितना है भाई तो Z1 माइनस Z2 मॉड, है कि नहीं। तो एक रिजल्ट ये आ गया कि Z1 में से Z2 का डिफरेंस, Z1 माइनस Z2 का जो Z1 और Z2 मॉड का डिफरेंस करेंगे तो उससे ज्यादा आएगा Z1 माइनस Z2 का मॉड। अगेन इक्वलिटी विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 के बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो। तो ये दो रिजल्ट अब आपको याद रख के चलने हैं कि दो कॉम्प्लेक्स के सम का मॉडुलाई उनके मॉडुलाई के सम से कम होगा और उनके डिफरेंस का मॉडुलाई उनके मॉडुलाई के डिफरेंस से ज्यादा होगा। सम का मॉडुलस मॉडुलस के सम से कम और डिफरेंस का मॉडुलस मॉडुलस के डिफरेंस से ज्यादा। इस तरीके से आप दोनों स्टेटमेंट को अब याद रखिए, जो कहलाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, वो थोड़ा आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी बेसिक बातें इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर करना है। हो गया भाई। चले आगे बढ़े हम। अब जो अगला टॉपिक बढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और उसको रोटेशन भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर अभी हम कल तक बात करेंगे, कल तक पे वही चीज़ें पढ़ी जाएंगी, तो उस पर तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़े भाई। आगे बढ़े। क्या दो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट, सपोज करिए कि एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दे रखा है Z1, ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई करने की बात आ रही है, तो मल्टीप्लाई जो है कि बेहतर रहता है पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म में। तो इसलिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है Z,
उसको पोलर फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। मान लिया कि ये आर कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा है, सही है। एक अब इस कॉम्प्लेक्स में यानी कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में एक कॉम्प्लेक्स जो यूनिट मॉडुलस का हो और आर्गुमेंट फाई हो, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जेड एक दिया हुआ है, अब इसमें एक यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जाहिर है एक न्यू कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको मान लिया कि जेड डैश बन रहा है। तो अब जेड डैश की लोकेशन कहाँ पे होगी ये हमें समझना है। भाई जेड ये था, एक उसमें कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होने के बाद एक न्यू कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स की लोकेशन पहले वाले के रेफरेंस में किस जगह पे होगी वो हमें समझना है, कि ताकि उसे अंदाजा लग जाए कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो न्यू रिजल्ट आ रहा है वो उसी ज्योमेट्री समझ में आ जाए। तो ऐसा है कि पहला जो कॉम्प्लेक्स है जेड, जरा उसकी लोकेशन बताइए, क्या कहेंगे इसके बारे में। मॉडुलस आर दे रखा है, आर्गुमेंट थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब कि थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, एंगल बनाएगा थीटा और डिस्टेंस आर रहेगा। तो इस जगह पे हमारा पहला कॉम्प्लेक्स जेड आ गया। अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो यूनिट मॉडुलस का है और उसका आर्गुमेंट है फाई। ध्यान दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई जो इससे कर रहे हैं उसका मॉडुलस कितना है, यूनिट, और आर्गुमेंट है फाई। तब मल्टीप्लाई करके अब हमें न्यू कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसकी लोकेशन समझनी है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव और प्लस आई साइन थीटा प्लस फाइव। मल्टीप्लाई के बाद यही बनेगा ना। अब यहां पोलर फॉर्म से जरा अंदाजा लगा लीजिए कि वो जेड डैश की लोकेशन कहां पे है। क्या इससे पता चल रहा है कि ओरिजिन से इसका भी डिस्टेंस आर ही रहेगा। एंगल कितना बनाएगा, तो थीटा प्लस फाइव। थीटा प्लस फाइव का मतलब थीटा डिग्री ये है, यहां से 5 डिग्री ऊपर और आर के डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब जितने डिस्टेंस पे ये था उतने ही डिस्टेंस पे इस जगह पे आ जाएगा आपका जेड डैश आ जाएगा। हो गया क्लियर। डिस्टेंस इसका भी आ रही है, तो इसका मतलब जो लोकेशन था उतने ही पे ही आ गया। अब जो हमने रिजल्ट पाया है जरा उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करिए। भाई अगर कोई कहता है कि एक फाई आर्गुमेंट वाले कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करूं तो उससे रिजल्ट की लोकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या आप ये डायग्राम बना के दिखाएंगे, कुछ लैंग्वेज में बताइए कि क्या आपको फर्क पड़ा है, इसको इंटरप्रेट करिए। तो देखिए, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये था हमारा z जो कि r डिस्टेंस पे था और जिससे मल्टीप्लाई किया उसको हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेंड का एंगल है कितना, पाई, पाई एंगल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि z को ओरिजिन के अबाउट 5 डिग्री रोटेट कर दें तो z डैश मिल जाएगा। तो क्या हुआ है कि जस्ट ओरिजिन के अबाउट 5 डिग्री से रोटेट कर दिया उसको। क्लियर। कब, तो यहां जो एग्जांपल था 1 मॉडुलस वाले का। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें 2 मॉडुलस वाले कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यह है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब जो मल्टीप्लिकेंड है उसके मॉडुलस 2 लेते हैं, cos फाइव और प्लस आई साइन फाइव। इससे बन रहा है z डबल डैश, मान लिया इससे जो कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ उसको हम मान ले रहे हैं कि वो z डबल डैश है। अब जरा z डबल डैश की लोकेशन बताइए। तो हम कह रहे हैं कि भाई कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये दे रहा है 2r और cos ऑफ थीटा प्लस फाइव और प्लस आई टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बन रहा है। अब इसके पोलर फॉर्म में लिखने के बाद इस पर गौर करिएगा, क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस 2r है और एंगल है थीटा प्लस फाइव। तो थीटा एंगल ये था, फाइव रोटेट होकर के ये थीटा प्लस फाइव आ गया। अब इसी डायरेक्शन में 2r डिस्टेंस पे है, तो 2r डिस्टेंस का मतलब कि डायरेक्शन यही वाली लाइन का रहे, लेकिन अब ये जो r था उसको स्ट्रेच करके डबल कर दें, यहां पे अब आ जाएगा z डबल डैश। यहां पे अब z डबल डैश की लोकेशन आ गई।
क्या कहना। अब इस रिजल्ट पे भी गौर करिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक वो कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई किया गया जिसका मॉडुलस 2 है और आर्गुमेंट 5 है। तो क्या हुआ है कि z को 5 डिग्री से रोटेट कर दिया और लेंथ को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में एक अनदर कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करें तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। तो जितना भी मल्टीप्लिकेंड का एंगल है उतने डिग्री से ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर देगा और जितना उसका मॉडुलस है उतने टाइम्स लेंथ को स्ट्रेच कर देगा। जितना आर्गुमेंट उतने डिग्री से ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर देगा और जितना मॉडुलस उतने टाइम्स लेंथ को स्ट्रेच कर देगा। क्लियर है। अब एक बात और कि इसने ओरिजिन के अबाउट इसलिए रोटेट किया कि इसको अगर हम एज ए वेक्टर देखें तो उसका टेल ओरिजिन पे था तो इसलिए ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया। अगर बाय द वे टेल ओरिजिन पे ना हो, कहीं दूसरी जगह हो, तो उस पॉइंट के अबाउट ही टेल के अबाउट ही रोटेट करेगा। जैसे मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स ये है, सपोज करिए Z1, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है Z2। अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा Z1 माइनस Z2 वेक्टर बनेगा। अब इसमें किसी थीटा आर्गुमेंट के कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेगा कि अब इसके टेल के अबाउट थीटा डिग्री से रोटेट करके और इस जगह पे ले आ देगा हमारा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स इस जगह पे बन जाएगा। तो लेंथ उतना ही है, उतना ही लेंथ रखेगा और थीटा डिग्री से रोटेट करके आपको यहां पे ले आ देगा। हाँ, अगर बाय द वे हम दो मॉडुलस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है कि थीटा डिग्री से रोटेट भी करता है और लेंथ को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देता है। क्लियर हो गया मल्टीप्लीकेशन वाली बात। चलिए, तो अब इसी पे अगर समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन अब देखिए। एक प्रॉब्लम ये लिखिए कि फाइंड द, या बल्कि फाइंड मत लिखिए, ऐसे लिखिए, ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं। लिखिए कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are z, iz and z plus iz is, ऑप्शन दे रखा है z मॉड, बी में दे रखा है 2 मॉड z स्क्वायर, सी में दे रखा है हाफ z प्लस आई जेड मॉड और डी में दे रखा है हाफ मॉड जेड स्क्वायर। आई जेड लिखा हूं, मैं समझा रहा हूं, आपको नहीं करना अभी। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस जेड, आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड। इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी जो भी मल्टीप्लीकेशन या सम के बारे में बताया गया था। सुनिए क्या है कि जेड, आंसर तो हमें जेड का टर्म में ही देना है, तो जेड कोई भी एक रैंडम लोकेशन मान लिया कि यहाँ पे जेड मान लिया, सही है, तो कोई भी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा तो जेड यहाँ पे मान लिया। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि z इंटू आई, यानी कि आई जेड दिया हुआ है। अब इसकी लोकेशन कहां पे होगी भाई आई जेड की, क्यों आई जेड की लोकेशन क्या पे होगी? तो क्या बताया गया कि भाई जब इसमें आप आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी मल्टीप्लिकेंड है उसका मॉडुलस देखिए कितना है और उसकी आर्गुमेंट देखिए कितना है। तो जितना भी इसका आर्गुमेंट होगा उतने डिग्री से ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर देगा, यानी कि 90 डिग्री से ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर देगा और जितना मॉडुलस है उतने टाइम्स लेंथ को चेंज कर देगा। तो 90 आर्गुमेंट है तो इसका मतलब कि यहां से 90 डिग्री रोटेट होकर इस जगह पे और उतने ही सेम लेंथ का
यहां पे अब आपका i इंटू जेड आ जाएगा ना, हो गया, क्लियर हो गया कि z यहां पे है तो i z यहां पे होगा। अगला पॉइंट है z प्लस आई जेड। तो z प्लस आई जेड का मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स, एक ये और एक ये, इसको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद कहां पे रिजल्ट आता है उसका भी कंसेप्ट सिखाया गया। क्या बताया गया कि इनको दो एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम जैसे ये बन गया ये। तो इस पैरेललोग्राम में जो यहाँ पे डायगोनल होगा वो बेसिकली इन दोनों के सम वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी के हेड पे z प्लस आई जेड पॉइंट लाई करेगा। तो लोकेशन क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर z है तो उसी से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड आई जेड होगा, और यहाँ पे जो है आपका z प्लस आई जेड होगा। तो अब क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल जो इन तीनों पॉइंट से को एज ए वर्टेक्स, ये अब इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए भाई, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई के एरिया जो इस ट्रायंगल का होगा दैट इज विल बी एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। भाई आप पैरेललोग्राम बनाए थे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पता है कि वो पैरेललोग्राम स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2 का होगा। क्या हुआ, पैरेललोग्राम में जब भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो उसको दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो जो भी पैरेललोग्राम बना उसके एरिया डिवाइडेड बाई 2। पैरेललोग्राम किस टाइप का बना है भाई, तो स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कहा। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड लेंथ का स्क्वायर। क्या जानते हैं कि ये वाले साइड की लेंथ जो है दैट इज मॉड जेड। तो एरिया स्क्वायर का कितना हो गया, मॉड जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर हो गया कि दैट विल बी मॉड जेड स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा आंसर। चलिए एक प्रॉब्लम और बताइए, नोट कर लीजिए, और एक प्रॉब्लम जब तक मैं लिख रहा हूँ। If one vertex of a square centered at origin is 2 plus I, find other vertices. If one vertex of a square centered at origin is 2 plus I, find other vertices. यानी कह रहा है कि एक स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, एक स्क्वायर का सेंटर ओरिजिन पे है, एक वर्टेक्स 1 प्लस आई 2 प्लस आई है, तो बाकी वर्टेक्स बताने। हाँ जी, क्या वो बताएंगे या अरे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वन वर्टेक्स, एक स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और एक वर्टेक्स दे रखा है 2 प्लस आई पे, बाकी वर्टेक्स बताना है कहाँ पे है। बताइए यार जल्दी बताइए। क्या हुआ, कोई आंसर नहीं है,
चलिए अब बात सुनिए, क्वेश्चन को फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोग करवर नहीं रहे। प्रॉब्लम ये दिया था कि एक स्क्वायर, चलिए प्रॉब्लम तो आपके पास नोट है ही, कह रहा है कि एक स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और एक वर्टेक्स 2+i दिया हो तो बाकी वर्टिसेस बताना है। सही है, तो एक मिनट सुनिए। तो जैसे एक स्क्वायर ये स्क्वायर के सेंटर से क्या समझते हैं, वो पॉइंट ही ना जहां पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा हूं, जैसे ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, दोनों जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट ही सेंटर है जो को ओरिजिन पे दे रखा है। और एक वर्टेक्स ये मान ले कि जो कि Z1, चलिए यानी कि 2 प्लस कितना दे रखा है 2+i, इसको मान ले रहे हैं Z1 यहाँ पे है। तो क्या जानते हैं ये कि सेंटर से जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने ही डिस्टेंस पे तो ये भी होगा, ये दूसरा वर्टेक्स Z2 माने तो उतने ही डिस्टेंस पे होगा, होगा कि नहीं। और ये भी मालूम होगा कि स्क्वायर का साइड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, करता है। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स को ओरिजिन के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो वो इस वाले कॉम्प्लेक्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं। चलिए भाई कर रहे हैं आप लोग, लेकिन और कौन है, और कोई नहीं ट्राई कर रहे हैं। ये गलत है मुदस्सिर, जो आपने आंसर दिया है मुदस्सिर जो आंसर दिए हैं पहले देख लें, क्योंकि पर्पस वही रहता है कि आप जो गलती करें वो पहले समझ लें कि क्या आप गलत कर रहे हैं। देखिए मुदस्सिर ने क्या किया है कि आपका जो वर्टेक्स है एक तो दे रखा है 2+i, 2+i 1 - 2, एक मिनट देखें देखें क्या दिया था सवाल, 2+i था, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, शायद सही है मुदस्सिर, इन सबका आंसर सही है। तो चलिए बात सुनिए, तो मैं कह रहा हूं कि ये Z1 है और ये Z2 है। मालूम ही है कि ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे Z1 होगा उतने ही डिस्टेंस पे Z2 होगा। तो अगर Z1 को ओरिजिन के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो Z2 आ जाएगा। तो Z2 कैसे आएगा कि Z1 को ओरिजिन के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करना है। और 90 रोटेट कैसे होता है कि जब एक कॉम्प्लेक्स जिसका आर्गुमेंट 90 हो उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें cos 90 और +i sin 90 से, तो इससे अब 90 डिग्री रोटेट हुआ और रोटेट हो कहाँ पे चला गया Z2 पे। तो ये हो गया आपके पास 2+i। जानते ही हैं cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। अब मल्टीप्लाई हुआ तो i से मल्टीप्लाई होगा ये तो -1 और प्लस का 2i, ये आपका एक आंसर आ गया। बिल्कुल सही था भाई, मैं गलत समझ गया था, मुदस्सिर सही आंसर है। एक तो ये हो गया। इसी तरह अगर हम Z3 की बात करें तो Z3 क्या है कि आप Z1 को 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो Z3 आ जाएगा। तो Z3 निकालने के लिए क्या करें कि Z1 को 180 से रोटेट कर दें, और 180 से रोटेट कैसे होगा कि जब 180 आर्गुमेंट के कॉम्प्लेक्स से आप मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो अब ये बना देगा आपको Z3 बना देगा। क्लियर, Z1 की जगह पे 2+i था, cos 180 की वैल्यू -1 होता है, sin 180 0 होता है, तो इससे आ गया -2 - i, ये आपका Z3 बन गया। सही है। या एक काम और भी कर सकते थे कि Z3 और Z1 का मिड पॉइंट, यहां भी सेक्शन फॉर्मूला लगता है कि Z1 और Z3 का मिड पॉइंट चाहिए तो दोनों के सम बाई 2, ये आपका ओरिजिन पे लाई कर रहा है 0 + 0i पे, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो इस तरीके से Z3 की वैल्यू -Z1 आ जाएगा, और -Z1 से कितना हो गया तो माइनस का 2+i, ये Z3 का आंसर हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। माइनस
-2 माइनस आई और एक है वो, ठीक है सही है, Z3 ये हो गया। अब Z4 कैसे निकालें? तो Z4 के लिए भी हम क्या करें, Z4 कैसे निकालें? तो Z2 और Z4 का मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो Z2 और प्लस Z4 डिवाइडेड बाई 2 ओरिजिन से इक्वेट किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Z4 की वैल्यू हो गया कितना, तो माइनस Z2, और Z2 यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो Z4 का आंसर कितना हो गया, तो -1 प्लस 2i। तो इस तरीके से 1 माइनस 2i ये Z4 का आंसर हो जाएगा, 1 माइनस 2i। तो ये अब आपके सारे पॉइंट्स आ गए। तो एनीवे आज इतना ही रहने देते हैं। अब कल के लिए आप क्या करिए कि ये जो भी सम या मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जिसको हम मल्टीप्लिकेशन को रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, इसको पढ़ के आइए। अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी एडवांस लेवल के भी होते हैं, टफ भी होते हैं। देन उसके बाद लोकस पे आएंगे। एक्चुअली लोकस वाले में कल मैंने बोल दिया था लोकस पढ़ाने का, लेकिन ये ध्यान नहीं था कि सम का और मल्टीप्लिकेशन, सम या डिफरेंस पढ़ाए बिना लोकस पे नहीं जा सकते थे। तो लोकस की बातें कल करेंगे, और जब तक आप अपने DPP वगैरह असाइनमेंट्स भी पूरे कर लीजिए। ठीक है, फिर आज यहीं पे ओवर करते हैं।